मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। नहीं मुझे एफआईआर कॉपी दो, मुझे एफआईआर कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा। ये इलीगल डिटेंशन है। साइन करवाते हैं, कहीं पे साइन करवाए कोई। ये देखिए, कारण ये बताइए। देखिए, नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। पुलिसिंग व्यवस्था अंग्रेज का एक खूबसूरत सा तोहफा भारत के लिए। मेरे अनुसार यह एक अभिशाप हो गया है। मैं मनीष, मैं लगातार यह कहता रहता हूँ और लगातार यह समझने का भी प्रयास करता हूँ कि भारत में जो पुलिसिंग व्यवस्था की नींव रखी गई वह अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन करने के लिए रखी गई और इस व्यवस्था को हमने आज़ादी के बाद भी एडॉप्ट किया और उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारतवासियों के साथ हम वही बर्ताव कर रहे हैं जो कि हमारे ऊपर शासन करने की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटेन ने जिस तरीके से हमारे ऊपर शासन किया और उसी शासन पद्धति को हमने भी एडॉप्ट करके आगे निरंतर बढ़ाया। आईएएस आईपीएस को हमने जीवित रखा एवं राजनीतिक परिपाटी को हमने एक अलग स्वरूप में अपना लिया। आप अक्सर देखते हैं कि पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर हर एक आदमी के मन में क्षोभ है। वह हमेशा यह सोचता है कि हमारा पाला पुलिसिंग सिस्टम से न हो। बड़ी बड़ी आपदाओं में भी भारत में लोग पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करते हैं और यही रीज़न है कि हमारा पुलिसिंग व्यवस्था और अपराधीकरण की तरफ बढ़ चला है। हमारे ऊपर पुलिस का जो व्यवहार है आम आदमियों के साथ एवं खास आदमियों के लिए भी जब पुलिसिंग व्यवस्था काम करती है तो वह समझ लीजिए कि वो एक राजनीति से प्रेरित होकर के ही किसी भी एक्शन को लेती है एवं पुलिस की भूमिका आपको तभी नज़र आएगी जब उसमें कोई राजनेता या ब्यूरोक्रेट्स बड़े स्तर पर फंसे हों या राजनेताओं के ऊपर अगर खतरे मंडराने लगते हैं तो वो ब्यूरोक्रेट्स को काट फेंकते हैं, दबाते हैं एवं उनकी छवि को धूमिल करते हैं। चलिए मैं आज बात करता हूँ यूपी के एक उदाहरण से जो कि कल घटित हुई। अमिताभ ठाकुर आईपीएस है, 1992 के वो आईपीएस है। गृह जिला बिहार ही है, मुजफ्फरपुर। और क्योंकि वो तब के मुजफ्फरपुर के जन्म लिए हैं जब अविभाजित मुजफ्फरपुर था। अब उनका जिला मुजफ्फरपुर से बाहर है, लेकिन आप क्षेत्र समझ सकते हैं जब वो जन्म लिए मुजफ्फरपुर था। आईपीएस करने के बाद वो यूपी के कैडर में जाते हैं और अपनी पूरी जीवन जो शैली है उनकी वो एक साफ सुथरी और ईमानदार और अपने ज़िले में शांतिपूर्ण तरीक़ों से काम करना उनकी हॉबी रही है। यह पहला अवसर है जब उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक क्लेम आता है और ज़बरदस्ती इनको सेवानिवृत्ति दी जाती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एवं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस समय ये सिस्टम में थे दोषियों पे कार्रवाई जैसे सामान्य रूप से होती है वो किए, इसके कारण ये बलि का बकरा बने। और आज वो स्थिति आई कि कल उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हुई,
कारण क्या है गिरफ्तारी का या पुलिसिंग सिस्टम। एक आईपीएस जो खुद खाकी वर्दी में लगभग 30 साल जीवन बिताया है, 28 साल, और उन्होंने उस आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने यह ऐलान किया कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर एक अधिकार सेना बनाया, और अधिकार सेना महज महीने दिनों में एक बड़ी परिपाटी के रूप में जुड़ा, और देश के युवा से लेकर के बड़े बड़े स्तरों पे लोग जुड़े, और लगभग मुझे लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में उनकी एक टीम बन गई और एक अच्छी लॉबीलाइजिंग हो गई, और एक राजनीतिक स्वरूप में बड़े स्तर पे लोग काम करना शुरू कर दिए। मोटिवेशन मिला और वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव की घोषणा गोरखपुर से कर देते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होना है, उसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव की घोषणा होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ने लगी। अब नींद उड़ रही है तो लगातार अमिताभ ठाकुर को परेशान किया जाने लगा। वही पुलिस जो कभी उनके अंदर काम किया करती थी और किसी भी तरीके से उनकी रैंकिंग से कहीं बड़े ओहदे की चीज़ है, उसके बावजूद एक ऐसे केस का मामला लेकर के कल उनके ऊपर कार्रवाई हुई जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोषी हैं। यानी कि जिस लड़की की आत्महत्या की कहानी चल रही है, वाकई में उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति अमिताभ ठाकुर के ऊपर कार्रवाई मुख्यमंत्री ने कैसे की, या कहा जाए कि मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ ने कैसे की, जबकि वो महिला मरने से पहले एवं उसकी जो भी बयानात थे सारे चीज़ों में लिखित बयान है, सारी चीज़ें उसके अपने मुंह से बोला हुआ है। उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या की करते हुए भी सारी रिपोर्ट जारी किया कि इसमें मुख्यमंत्री तक शामिल हैं और ये लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक सांसद एवं इवन की जजों तक के नाम बताए गए कि ये जज भी हमें हमारे साथ एक्सटॉर्शन करने, हमें न्याय न दिलवाने और इन सारी चीज़ों में बचाव में ये लोग रहे और सारे अपराधी कैटेगरी में ही आते हैं। फिर अमिताभ ठाकुर पे कार्रवाई का मतलब यही है कि योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर हो गया कि हमारी सत्ता और हमारा जो जुनून है, गुरूर है, वह तोड़ने के लिए कोई आ गया है। यह सर्वविदित है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए या एनकाउंटर हुए। कानूनी कार्रवाइयों के नाम पे सिर्फ एनकाउंटर हुए, कानूनी कार्रवाई बहुत कम दिखे गए। तोड़ फोड़ एवं नाम बदलने की परंपराओं के अलावा योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास की कोई सुगंध नहीं आती है और न ही कोई विकास की कोई बुनियाद नज़र आती है। योजनाओं को लेकर हो या कोविड काल में हो या लाशों की बहाव की कहानी हो, यूपी ने पूरी दुनिया में अपना छाप छोड़ा। जब गंगा में बहते हुए लाशों को देखकर बिहार के लोगों के सीने फट रहे थे, आंखें नम हो रही थी, तब योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े लंबे भाषणों से यूपी को और पूरे दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे थे। एक तरफ आपने देखा है कि लाश कैसे बह रहे थे एवं किस तरीके से लाशों को गाड़ा गया था, और सभी मीडिया चैनल, सोशल साइट्स से लेकर सारे पत्रकारों ने इस पे एक बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट बनाई, जिससे मानवता का एक आयाम, एक जो मानवता का या मानवता का जिम्मेवारी के है उसको निभाने में पत्रकारिता से लेकर के आम आदमी ने अपनी भूमिका से दुनिया को परिचय कराया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से लगातार अपने काम को लेकर सिर्फ नाम बदलने में रह गए, वह परिधि न तो हिंदुत्व की तरफ जाता है। कुछ घटनाओं में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं पे कार्रवाई की जिन पे आरोप थे,
अगर वो कानून सम्मत थे, ठीक है, लेकिन अरबों खरबों की संपत्ति जो बनाई गई, बिल्डिंगें बनाई गई, वो देश की संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति का संपत्ति नहीं होता है। उसे ढाहने की जगह पे, तोड़ने की जगह पे और उस पर स्कूल, कॉलेज या कोई भी शिक्षालय या पुस्तकालय बना दिया जाता तो एक बड़ी सोच होती, एक बड़ी रणनीति का पाठ होता। लेकिन यह काम योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया। तोड़ फोड़ की राजनीति और मारकाट की राजनीति का परिचय लगातार वो अपने टर्म में 2017 से दे रहे हैं। और इसी क्रम में अधिकार सेना के बढ़ते हुए वर्चस्व और कदम से डरकर योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में हार लगभग सुनिश्चित सी नज़र आती है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर ने जिस प्रकार से एक मुहिम छेड़ा उनके खिलाफ, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो एक अद्वितीय स्वरूप में था। याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी किसी ने अभियान शुरू किया, उसके नॉमिनेशन तक रद्द कर दिया गया। यह बड़ी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और एक चीज़ और स्पष्ट है कि जिस एसएसपी और पुलिस अधीक्षक ने इस बार कार्रवाई की है, आने वाले समय में जो राजनीतिक प्रेरित होकर उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी जरूर होगी अगली किसी न किसी वजह से। क्योंकि आप अगर राजनीतिक दलों की गुलामी और उनकी सूझबूझ के साथ अगर काम करते हैं और संवैधानिक दायरों को आप नहीं समझते हैं, तो यह आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। आज अमिताभ ठाकुर के ऊपर की जा रही कार्रवाई को लेकर के बिहार में भी लोगों ने विरोध किया। हाजीपुर के कचहरी में वकीलों ने विरोध किया एवं बहुत सारे राजनीतिक दलों ने भी विरोध किया और कहा कि यह एक हिटलर शाही का नमूना है। अगर अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हो सकती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पे भी आरोप लगे हैं, जो आरोप अमिताभ ठाकुर पे लगे हैं सेम, और वही व्यक्ति, वही लड़की, वही महिला आरोप लगाई कि योगी आदित्यनाथ ने भी हमें मदद नहीं किया एवं अपराधियों को प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया, जो अब मर चुकी है। अब यह समझना चाहिए आप सभी लोगों को कि इसमें अगर कार्रवाई होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए। जिस प्रकार से अमिताभ ठाकुर को उठा के ले जाया गया, उसी प्रकार से अगर यूपी पुलिस, यूपी के डीजीपी निष्पक्ष है तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले गिरफ्तार करके और उसी प्रकार से कार्रवाई करें जैसे अमिताभ पे ठाकुर पे कर रहे हैं। तो इस विषयों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से आने वाले समय में पुलिसिंग व्यवस्था को समझें। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये खाकी वर्दी मुक्त भारत होना चाहिए, ताकि हम एक नई व्यवस्थाओं को जन्म दें। यही होगा लोकतांत्रिक और लोकतंत्र की सबसे बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।